हम आगे बढ़ते हैं। आजकल फैशन है, कहीं भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, फूड अच्छा लगा, ओह डिवाइन एक्सपीरियंस। किसी भी शादी में चले जाओ, हॉल बढ़िया है, डेकोरेशन बढ़िया है, सच अ पॉजिटिव वाइब वी हैड। अगर रास्ते से चले जाओ, रास्ते से चलते चलते अगर आपको कोई ऐसा बढ़िया 2-3 गाड़ी का नज़ारा दिखाई दिया, जो पहले फेरारी गई, उसके बाद BMW X4 गई और उसके पीछे ऑडी की एक गाड़ी गई, वाह, सब पा लिया मैंने निर्वाणा पा लिया। 3 अच्छी गाड़ियां देखने के बाद कोई निर्वाणा पाता है, अच्छी डिश खाने के बाद कोई डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ कहता है, अच्छा बढ़िया इंटीरियर किया गया हॉल देखता है तो पॉजिटिव वाइब एक्सपीरियंस करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पॉजिटिव वाइब, डिवाइन एक्सपीरियंस, निर्वाणा, ये जो लफ्ज है वो अभी तेज नहीं रहे। उसका जो इंटेंस फीलिंग था, उसका जो इंटेंस मतलब था, वो बार बार ओवर यूज्ड हो चुका है और इन चीजों का जो असली मतलब था वो निकल चुका है। वैसे ही एक शब्द है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके बारे में आपको एक बार पता चले तो काफी मदद मिलेगी प्रायोरिटिज्म, इसका कंपास सेट करने के लिए। तो क्या हमने कभी सोचा है डिसाइड का मतलब क्या है? आई हैव डिसाइडेड दिस। डिसाइड का मतलब यह है कि मैंने तय कर लिया है और बाकी सब ऑप्शंस को मैंने मार दिया है। मैंने किस तरफा मेरा डेडिकेशन होगा ये डिसाइड कर दिया है और बाकी सब ऑप्शंस को मार गिराया है। डिसाइड, ये लफ्ज हमें इतनी बार इस्तेमाल करते हुए खुद ने सुना होगा, लेकिन क्या हमें पता होगा कि डिसाइड का मतलब बाकी सब ऑप्शंस को मार देना है, एक ऑप्शन ही जिंदगी के लिए सेट करके चलते जाना है? वॉट हैव यू डिसाइडेड फॉर योर लाइफ? अगले 60 साल, अगले 80 साल आपने क्या डिसाइड किया है? कहां जाओगे, क्या मारोगे? ओके, मैं मेरा सवाल थोड़ा सा अलग शब्दों में पूछना चाहता। वो सवाल कुछ इस तरीके से पूछना चाहता हूं कि एक फ्रेंच आर्मी का रूल था। फ्रेंच आर्मी का रूल ये था कि जब फ्रेंच किसी पर भी हमला बोलता था, उससे पहले उन्हें मोटिवेशनल टॉक दिया जाता था, जिसे पेप टॉक कहते हैं। जब वो दुश्मन के जमीन पर उतरता, वहां पे झंडे गाड़े जाते, और झंडे गाड़े जाते मतलब उसका मतलब क्या, अब उस झंडे के नीचे खड़ा रहकर वो जो लीडर है वो सब आर्मी को पेप टॉक देता कि इसके आगे हमें करना क्या है। अब दुश्मन के जमीन पर उतरने के बाद सामने दुश्मन का पूरा इलाका दिख रहा है, वहां पे दुश्मन की आर्मी दिखाई दे रही है, यहाँ पे फ्रेंच आर्मी का जो लीडर है वो पेप टॉक दे रहा है झंडे के नीचे खड़ा रहकर। उस झंडे के नीचे खड़ा रहकर जिस तरीके का पेप टॉक दिया जाता था, उसका नतीजा आता था कि वो आर्मी आउट परफॉर्म कर जाती। अब उस झंडे के नीचे खड़ा रहकर बोलने के लिए, झंडे के लिए जो लोकेशन तय किया जाता था उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मतलब क्या? ये है झंडा, अभी दुश्मन इस तरफा है, हमें आगे जाना है, लीडर यहां पे खड़ा रहकर पेप टॉक दे रहा है, आर्मी लीडर को देख रही है, अब मुड़ना है और दुश्मन की तरफ निकल पड़ना है। दूसरा मतलब क्या है? इस झंडे के इस तरफ अब कोई नहीं जाएगा जब तक हम जीत नहीं जाते। इस झंडे के लोकेशन को कहा जाता था स्टैंडर्ड। ओके, स्टैंडर्ड। मेरे लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो ये झंडा है, इस झंडे के इस तरफा तब तक नहीं आऊंगा जब तक जीत नहीं जाऊंगा। उससे एक लफ्ज निकला है जिसका नाम है स्टैंडर्ड। अगर आपको किसी भी तरफ आगे बढ़ना है तो वो जो आपको फाइनल दिख रहा है, तो उसके तरफ फाइनली जाने के लिए आपके डेली कौन कौन से स्टैंडर्ड्स आप बढ़ाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताना चाहता हूं,
क्या आप आपके दिमाग का इस्तेमाल जो न्यूज़ में दिखाया जाता है, जो रिश्तेदार आपको बोलते हैं, जो आपके दोस्त आपके साथ चिट-चैट करते हैं, जो माँ या आपके पिताजी आपको डाँटते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहने के लिए इस्तेमाल करते हो? मैं आपको एक रूल देता हूँ, एक थंब रूल देता हूँ। वो थंब रूल कुछ इस तरीके से जाता है। उसे कहते हैं रूल्स ऑफ 5। रूल्स ऑफ 5 क्या कहता है? सबसे पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमारी पूरी ज़िंदगी में ऐसे कौन से 5 फ्रेंड्स हैं, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो 5 फ्रेंड्स हो सकते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारा प्रोफ़ेशन, हमारा स्टडी, हमारा फ़िटनेस या हमारा खाना। कुछ भी जो आपको लगता है ये 5 फ्रेंड्स हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो 5 फ्रेंड्स क्या आप नोटबुक में लिख सकते हो जो आपको लगता है ये 5 फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हर एक के लिए वो 5 फ्रेंड्स अलग-अलग हो सकते हैं, उसमें 2-3 कॉमन भी हो सकते हैं, लेकिन पाँचों कॉमन होने की ज़रूरत नहीं है। 5 फ्रेंड्स ऐसे जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह कवर कर ले। 5 फ्रेंड्स के बाहर ज़िंदगी बचे ना, ऐसे 5 फ्रेंड्स। रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, माँ-बाप हो सकते हैं, दादा-दादी हो सकते हैं, या फिर ये इंडिविजुअल रिलेशंस ना होते हुए सिर्फ रिलेटिव्स, ये एक फ्रेंड हो सकता है। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता। अगर हमने एक फ्रेंड लिखा है रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स में हमें ऐसे 5 लोग चुनने हैं, सिर्फ उनकी कही गई बातें, उनके बारे में हम सोचेंगे। सिर्फ वो 5 लोगों को मिलने जाने के बाद, वापस आने के बाद उनके बारे में, उस मीटिंग के बारे में हम सोचेंगे। सिर्फ उन 5 लोगों के साथ मिलने के लिए हम तैयार होंगे। उसके अलावा बाकी जो 5 के अलावा जो लोग हैं, उनके लिए हम अगर फ्री है तभी उनको मिलने जाएंगे, अलग से टाइम निकालेंगे नहीं। इन फॉर दूसरा फ्रेंड, हमें 5 लोगों को हमने चुन लिया। उसके आगे वाला फ्रंट हो सकता है कि ओके, मैं किस चीज़ों के बारे में पढ़ूंगा। मैं स्टडी उसके बारे में पढ़ूंगा, मैं लॉन टेनिस उसके बारे में पढ़ूंगा, मैं सिर्फ उसके बारे में पढ़ूंगा जो अलग फील्ड से है, फिल्म इंडस्ट्री से है, क्रिकेट से है, अलग फील्ड से है, लेकिन इंस्पायरिंग लाइफ जीते हैं, उनके बारे में पढ़ूंगा। या फिर सिर्फ और सिर्फ मैं कविताएं पढ़ूंगा। और ये 5 चीजें होने के बाद उसके अलावा हमें कुछ भी पढ़ने को हाथ नहीं लगाना है। मैं मेरा दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ इस 5 सोच के लिए करूंगा। फ्यूचर, स्टडी टेक्निक्स, डेली शेड्यूल, इंप्रूवमेंट्स एंड फीडबैक। अगर कोई कहता है कि अंजेलिना जूली और ब्रैड पिट का वापस जुड़ने वाला है, तो वो मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि वो 5 इस 5 फ्रेंड्स पे बैठता नहीं। मेरे दिमाग को मैंने बता के रखा है कि अगर तुझे सोचनी भी है तो सिर्फ इस 5 चीजों के बारे में सोचने के लिए तो अलाउड है। छठा अगर एंटर करना चाहता है तो तू ना कह सकता है। आर वी ऑन द सेम पेज? आर वी ऑन द सेम पेज? हमें ये पहले से तय कर कर घर छोड़ना होगा, घर से बाहर निकलना होगा। सुबह घर छोड़ते वक्त हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कई सारी चीजें दिखाई देने वाली है। हमें कौन सी 5 चीजें दिखे तो ही हम अलाउ कर सकते हैं उनको सेंसेस से दिमाग तक जाने के लिए अलाउ करना। ये कौन से 5 चीजों के लिए हमने अलाउ किया है। वो 5 चीजें, लाइफ के जो 5 फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स, हर एक फ्रेंड की 5 चीजें, 5 रिलेटिव्स, 5 चीजों के बारे में सोचना, 5 टॉपिक्स जिसके बारे में पढ़ना, 5 ऐसे किताब, ऐसे ऑथर्स, ऐसे प्लेयर्स जिसके बारे में पूरा पता होना,
हमें ये करना ही नहीं है कि हर एक लॉन टेनिस प्लेयर के बारे में हमें पता हो, ये करना ही नहीं है। हमें सिर्फ 5 लॉन टेनिस प्लेयर के बारे में सब पता होना चाहिए। इससे हमारा फोकस बढ़ेगा और उतना ही नहीं, हम सबके बारे में सब सीखना चाहते हैं। उससे जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो वेस्टेज भी बचेगा, काफी लीकेज बचेगा। क्या क्या आपने कभी सोचा है, अब दिन में उठते हो और उसके बाद हम कई सारी सोचते हैं और हमें 4 बजे 5 बजे तक लगता है हम थक गए, सोचते सोचते ही थक जाते हैं। कई सारे पेरेंट्स को ऐसा अनुभव होगा। क्या हमने कभी सोचा है, हमने खुद को सिर्फ 5 चीजों के बारे में ही सोचने के लिए अलाउ किया? मेरा करियर, वो भी सिर्फ नेक्स्ट मंथ में कौन सी एक मूव लेने वाला हूं, कौन सा एक स्किल एक्वायर करने वाला हूं, उस स्किल के बारे में, सिर्फ एक स्किल जो लेने वाला हूं उसके ही बारे में सोचना है। मेरा मैरिटल स्टेटस, मेरी फैमिली, मुझे अगले 10 साल तक जो करना है उसके तरफ मैं जा रहा हूं या नहीं, वो चेक करना है हर दिन, एक स्टेप आगे बढ़ा हूं या नहीं। और उसके बाद खुद की हेल्थ। उसके अलावा कोई अगर कहता है कि चलो हम साथ में महाबलेश्वर जाकर गिली पार्टी करते हैं, तो हमें ना कहना है। वो ना कहना है ये खुद को बताने के लिए, उससे वो प्रपोजल सामने आने के पहले हमें 5 चीजों का खुद को पता होना जरूरी है, खुद को बताकर रखना जरूरी है। यह है प्रायोरिटिज्म, यह है रूल्स ऑफ 5। ये जो स्टैंडर्ड्स हमने खुद से सेट किए हैं कि इस 5 चीजों के बाहर मैं सोचूंगा नहीं, मैं हर 1 घंटा मैं उसी के तरफ मुड़ने के लिए, उसी के तरफ दौड़ने के लिए लगाऊंगा जो मेरे लिए वॉयलिन है। हर 1 घंटा। कई ऐसे लोग हैं तो कहते हैं मुझे कि मैंने खुद का 1 घंटे का पेमेंट सेट किया है, अगर मैं कौन सी भी ऐसी एक्ट करता हूं जो मुझे आवरली 5,000 से कम पे करे, तो वो चीज मैं नहीं करूंगा। मतलब अगर वो किसी से एरोप्लेन में बैठकर बात भी करेंगे, 3 सेकंड्स में उनको पता चलेगा कि उनसे बात करना, 1 घंटे के लिए बात करना, क्या मुझे 5,000 या 5,000 से भी ज्यादा प्रॉफिट देगा? जो नॉलेज वो शेयर करेगा, स्ट्रेंजर है लेकिन 3-5 सेकंड में वो पढ़ लेते हैं कि इससे बात करना बेहतर है या 5,000 से कम प्रॉफिट होगा। नहीं, 5,000 से कम प्रॉफिट होगा, तो बात नाइस टू मीट यू कह के कट कर देते हैं। ऐसे भी लोग मैंने सुने हैं, उनके कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स सुने हैं और मुझे पता चल चुका है कि वो वहां पे क्यों पहुंचे हैं, काफी ऊंची जगह जहां पे वो पहुंचे हैं। वो जो झंडे गाड़ने का जो लोकेशन है वो है स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि मैंने लाइफ में इन 5 चीजों में कॉम्प्रोमाइज ना करने के लिए कहा है। तो अगर मैं आपको ये बात पूछता हूं कि आपका वॉल्यूम तो सेट हो गया, आपका डायरेक्शन तो सेट हो गया, आप चलते रहे, तो ये चलने के बाद आपको हर एक दिन खुद की गलतियां निकालने के बाद, खुद की गलतियां सुधारने के लिए आपने क्या स्टैंडर्ड सेट किया है? आपने क्या सोचा है कि ये गलती, मैं हर एक गलती को 1 महीना दूंगा, 1 महीने में वो गलती पूरी तरह मिटिगेट होनी चाहिए, पूरी तरह मिट जानी चाहिए, पूरी तरह सुधर जानी चाहिए? या फिर मैं खुद को कहता हूं कि एक गलती जब तक मैं पूरी तरह मिटा नहीं देता, सुधार नहीं देता, तब तक दूसरी गलती के तरफ मैं मुड़ूंगा भी नहीं? ये स्टैंडर्ड सेट किया है। क्या है आपका स्टैंडर्ड जो आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे? क्या है आपका संडे का रूटीन जो मंडे के रूटीन को अलाइन करते हुए उसे प्री मंडे प्रूव कर देगा? जैसे कि हमने पिछले वेबिनार में देखा था कि संडे ये प्री मंडे होता है, वो मंडे का पहला दिन जो मंडे के लिए प्रिपेयर करने के लिए मिलता है। संडे को हॉलिडे ना मानते हुए क्या है संडे का स्टैंडर्ड आपका? क्या है स्टैंडर्ड? उस स्टैंडर्ड की वजह से संडे आपका इस तरह से गुजरना आप चाहते हो और गुजारते हो। ये स्टैंडर्ड का एक कैच है, ये स्टैंडर्ड कभी भी संडे के एंड में या मंडे के एंड में आपको शाबाशी नहीं देते। संडे के एंड में या मंडे के एंड में आपको पनिश नहीं करते। पनिशमेंट और शाबाशी
ये दोनों नेचर का रूल है, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ही एक्यूमुलेटेड इफेक्ट के साथ ही मिलते हैं। वो एक्यूमुलेटेड इफेक्ट ये हो सकता है कि नदाल जैसे 22 ग्रैंड स्लैम्स, उसमें से पहला ग्रैंड स्लैम इंडिया में आपने लाया और आपने 10 करोड़ लोगों को, 20 करोड़ लोगों को जो टेनिस सीखना चाहते हैं उनको इंस्पायर किया और उन्होंने भी टेनिस करियर करके लिया, ये हो सकता है। या फिर आप ये टेनिस खुद सीखकर इतने ज्यादा स्टूडेंट को सिखाना चाहते हो जिनके वजह से जो सर ने आपको दिया आप आगे शेयर करना जारी रखना चाहते हो, ये स्टैंडर्ड आप सेट करना चाहते हो। स्टैंडर्ड ये है जिसके बारे में आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने आपके दिन के 1 घंटे का स्टैंडर्ड क्या रखा है? क्या होगा उस स्टैंडर्ड को आपने अचीव किया तो, और उस घंटे में आपने स्टैंडर्ड ना फॉलो करते हुए वो घंटा अगर आपने गुजारा तो वो घंटा कैसे दिखेगा? हर 1 घंटे का स्टैंडर्ड आपने अगर सेट किया है तो हर 1 घंटा किस तरीके का आपको दिखाई देगा कि आप अगर स्टैंडर्ड फॉलो करते हो। वो घंटा आपको एक बार दिन के पहले सेट करना आ गया तो आपका दिन सेट है। वो दिन सेट करने के लिए आपको जिंदगी का स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। जिंदगी का स्टैंडर्ड पता होने के लिए आपको कंपास पता होना चाहिए, और कंपास पता होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप जहां पे जा रहे हो वहां पे पहुंचने के बाद वो सक्सेस दिखेगा कैसे। वो सक्सेस दिख गया, दिन का, घंटे का स्टैंडर्ड सेट हो गया, क्योंकि उस 1 घंटे का एक्यूमुलेटेड इफेक्ट है, वो सक्सेस जैसा दिखता है। आर यू ऑन द सेम पेज? किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए 2 ही मंत्र है। पहला है इंटेलिजेंस और दूसरा है मूविंग इन फोकस्ड डायरेक्शन। बस आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट हो सकते हो। आपका लाइफ पर्पस सेट है, आपको पता है कि आप टेनिस प्लेयर करके ही जन्म ले चुके हो, तो आपको 2 ही चीजें करनी है। एक, फोकस में देखना है, और उस फोकस में हर दिन उस इंटेंसिटी से आगे बढ़ना है जो इंटेंसिटी आप टूर्नामेंट में, मैच में, या किसी भी अपोनेंट के साथ, जो अपोनेंट वर्दी अपोनेंट है, जिसको आप खेलने के बाद, उससे जीतने के बाद आप खुद की पीठ थपथपाओगे, इतना वर्दी अपोनेंट है, उसके साथ मैच खेलते वक्त जितना इंटेंस वो प्ले, वो इंटेंस परफॉर्मेंस, वो इंटेंस मैच खेलोगे, उतने ही इंटेंसिटी के साथ हर दिन एक तरफा फोकस रखकर एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ना, ये है मंत्र किसी भी चीज में एक्सपर्ट होने का। मैं आपको एक बात बताता हूं, वो बहुत कम लोगों को पता है। जितने भी लोग आज कहीं पहुंचे हैं, खेल में, बिजनेस में, फिल्म इंडस्ट्री में, उनको ये डाउट था कि क्या मैं अच्छा हूं, एम आई गुड फॉर समथिंग, एम आई गुड फॉर एनीथिंग। वो डाउट होने की वजह से उन्हें पता चला कि मुझे कुछ बनना है तो मुझे कुछ करके दिखाना ही होगा। उससे उनकी जर्नी चालू हुई। वो काफी लंबे अरसे तक वो जर्नी जीते रहे, आगे बढ़ते रहे, और हमें पता चला कि वो पहुंच गए, न्यूज हो गई। इससे एग्जैक्ट उल्टा होता है जो एक्चुअली इंटेलिजेंट होते हैं। उनको लगता है मैं ऑलरेडी इंटेलिजेंट हूं तो मैं हार्डवर्क क्यों करूं। इंटेलिजेंट का मतलब यह है कि आपको यह हिंट दी गई है कि हार्डवर्क किस चीज के ऊपर करना है, किस चीज के ऊपर करना है जिसमें आप इंटेलिजेंस लेकर आए हो। इंटेलिजेंस का मतलब हम गलत ले लेते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूं तो आप हार्डवर्क क्यों करूं। और जो एवरेज लोग होते हैं जिनको खुद पे डाउट होता है, वो डाउट निकालने के लिए एक्शन लेते रहते हैं, लंबे अरसे तक एक्शन लेते रहते हैं, और इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं कि हमें पता चलता है कि क्या बढ़िया जिंदगी जी है।
लेकिन उनको अगर पूछा गया कि आपको पता था आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, कोई भी एक भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मुझे पता था मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूं। मुझे पता भी नहीं था ऐसा कुछ जीवन में एक्सपीरियंस करूंगा जो अभी मैं कर रहा हूं। इतनी दौलत, इतनी शोहरत, इतनी फेम, इतने फैंस, इतने फॉलोअर्स, क्योंकि मैं खुद को एवरेज मानता था। वो एवरेज मानने का नतीजा ये था कि उन्होंने हार्डवर्क का पीछा नहीं छोड़ा, और हार्डवर्क, वो भी फोकस्ड हार्डवर्क, और वो भी लंबे समय तक हार्डवर्क, उससे वो इंटेलिजेंस मिला है जो हमें लगता है ही इज अ बॉर्न इंटेलिजेंट प्लेयर, ही इज अ बॉर्न इंटेलिजेंट एथलीट, ही इज अ बॉर्न इंटेलिजेंट बिजनेसमैन। नो, ये हमारे लेजीनेस को हमें दिया गया एक्सक्यूज है, जन्म से ही है, ताकि हम खुद के मन को समझा सके कि तुझे हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं, वो जन्म से ही है। तू भी जन्म से होता तू भी पहुंच जाता जहां पे वो पहुंचा है। नहीं, वो इंटेलिजेंट नहीं है, ये सीक्रेट है जहां पे वो पहुंचा है। जिन्होंने आज तक कुछ हासिल किया है वो खुद को लकी नहीं मानते, वो खुद को इंटेलिजेंट नहीं मानते, वो खुद को बचपन से एवरेज मानते आए हैं। आई एम एन एवरेज प्लेयर, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, आई एम एन एवरेज चाइल्ड। और एवरेज बताने की वजह से उनको अगर कुछ कर दिखाने का, ठान लेने का मौका मिला, तो उन्होंने हार्डवर्क का पीछा कभी नहीं छोड़ा, वो मौका पूरी तरह हाथ में रखने के लिए। एवरेज मानकर एक्शन लेने के बाद अगर इतना आगे जाया जा सकता है तो आप इंटेलिजेंट हो। उसको अगर एक्शन से जोड़े तो आप कितना आगे जा सकते हो। हमेशा हमें पूछना चाहिए खुद को कि मैं अब जो कर रहा हूं वो मुझे इमीडिएटली प्लेजर देगा, या मैं जो अब कर रहा हूं वो वहां पहुंचने के बाद प्लेजर देगा जहां पे पहुंचने के लिए एट द फर्स्ट प्लेस मैं निकला हूं, मैं निकली हूं। आज मैंने स्टैंडर्ड सेट किया है कहां पहुंचने के लिए, आज मैंने कंपास सेट किया है कहां पहुंचने के लिए, आज मैंने एक शेड्यूल सेट किया है, डाइट सेट किया कहां पहुंचने के लिए। तो अगर टेम्पररी प्लेजर देने वाली चीज अगर हमें हमारे सामने आती है तो हमें यह पूछना है कि मुझे ये खाने से, ये करने से या ना कहने से इमीडिएट प्लेजर मिलेगा, या फिर ये ना करने से, ये करने से मुझे वो मिलेगा जो मुझे 10 साल के बाद चाहिए। अगर वो 10 साल के बाद चाहिए उसको आप प्रायोरिटी देते हो तो आप प्रायोरिटिज्म समझ गए। What do you want now over what do you want ultimately from your life? What do you want ultimately from your life? If this wins every time you make a decision, then you understood the prioritism, then you understood the way prioritism works, and you became the one who lives prioritism as an example. प्रायोरिटिज्म और कुछ भी नहीं है। प्रायोरिटिज्म ये खुद को बताना है कि हर एक जीव को, हर एक बीइंग को यहाँ पे भेजने के लिए, उसे जिस काम के लिए भेजा है उसके लिए काफी साल देकर भेजा है, मोर देन इनफ वक्त देकर भेजा है। वक्त अगर कम लगता है, जीवन अगर छोटा लगता है, तो एक ही जीवन में काफी सारी हासिल करने वाली ड्रीम्स देख रहे हो इसीलिए लग रहा है। लेकिन ड्रीम ये एक ही चीज में डीप जाने के लिए देखा जाना चाहिए। काफी सारी चीजों को हासिल करने से वो ड्रीम, वो वक्त, वो लाइफ छोटा लग सकता है, उसके लिए लाइफ बना ही नहीं है। जैसे गांधी जी ने कहा, ग्रीड और नीड का जो डिफरेंस है वो। दूसरी चीज प्रायोरिटिज्म जो है वो ये है कि हमें अगर 20 साल का लॉक इन पीरियड दिया जाता है तो कौन सी 8 डायरेक्शन में चलते हुए हर रोज खेलोगे, हर रोज फिटनेस करोगे और खुद की गलतियां खुद निकालोगे और दूसरे दिन सही करोगे। मैं कभी कभी सोचना हूं कि क्या बात है यार, ये शाहरुख की आवाज कितनी अच्छी निकलता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये अमिताभ बच्चन की आवाज कितनी अच्छी निकलता है, ये दिखता में अमिताभ जैसा है। तो मैं कभी कभी सोचता था कि क्यों फिल्म प्रोड्यूसर ये आवाज निकालने वाले को ही एक्टर मूवी में लेते नहीं
और 5 करोड़ 15 करोड़ अमिताभ बच्चन को देते हैं, जबकि हूबहू दिखने वाला कोई और है जिसकी आवाज भी वैसी है और शक्ल भी वैसी है। जो मैंने 2 मिनट पहले कहा, दैट इज एन आंसर। वो कॉस्ट पे करके यहां तक आया नहीं है जो कॉस्ट अमिताभ बच्चन ने यहां तक पहुंचने के लिए दी है। इसीलिए अगर एक सीन में अमिताभ बच्चन को कहा जाए कि ये तूने ठीक से सीन नहीं दिया है, वो 100 बार करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो ट्रेनिंग वो देकर वहां तक पहुंचा है। अगर सिर्फ आवाज निकालेगा, सिर्फ शाहरुख की तरह दिखेगा, अमिताभ जी की तरह दिखेगा और फिल्म में लिया जाएगा, उसने वो चढ़ाई की ही नहीं है जो चढ़ाई कर अमिताभ जी इस पीक पर पहुंचे हैं। तो डुप्लीकेट कितना भी हूबहू क्यों ना हो, वो अमिताभ या ओरिजिनल को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता, सिर्फ वो कॉस्ट पे करने के लिए तैयार नहीं होगा जो इन्होंने की है, जिसका वो डुप्लीकेट है। इसलिए वो भी आराम से बैठे हैं, अमिताभ बच्चन भी आराम से बैठे हैं, वो भी तालियां बजाते हैं, क्या आवाज निकली मेरी। कॉस्ट नहीं पे की है, सिर्फ आवाज निकाली है। थैंक यू सो मच। आपने अटेंशन, जो कि आजकल की करेंसी है, जो कि आजकल सब लोग जिसके पीछे भागते हैं, जो सोशल मीडिया हो, एडवर्टाइजमेंट हो, रोड पे दिखे होर्डिंग्स हो, सब आपका अटेंशन लेना चाहते हैं। और अटेंशन हमें जिस तरफा देना है या जिस तरफा नहीं देना, ये हमें प्रायोरिटिज्म बताता है। प्रायोरिटी सेट होने के बाद सबसे पहले हमें ये पता होता है कि कहाँ पे अटेंशन देना है और क्या डिलीट करना है, विजिबिलिटी में आने के बावजूद भी। तो आपने इसके बावजूद भी मुझे अटेंशन देकर जो मैं आपको देना चाहता था वो लेने के लिए, उसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन।